Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the topic Evolution of Business. यानी कि आज के टॉपिक में हम बिजनेस के एवोल्यूशन के रिगार्डिंग एक डिटेल्ड स्टडी को फोकस करेंगे. Evolution of business means how the development take place in business. The development in business activities in India has been going on with the changes in civilization. There was a time when there was no commerce at all, and now its development has brought the whole world together. Evolution of business का मतलब होता है कि बिजनेस में डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, how the business was developed. इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस एक्टिविटीज़ में जो डेवलपमेंट हुआ है वो सिविलाइजेशन में चेंजेस के साथ साथ आगे बढ़ा है. जैसे जैसे सिविलाइजेशन में चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इंडिया में भी बिजनेस एक्टिविटीज़ में प्रॉपर्ली डेवलपमेंट होते चले गए. एक टाइम था जब कॉमर्स का नामो निशान तक नहीं था. नो वन वॉज नोइंग व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉमर्स. और आज के टाइम में व्हेन देयर इज़ टू मच डेवलपमेंट विद इन द इकोनॉमी, तो इसने क्या करा है, इसने कंप्लीट वर्ल्ड को, होल ऑफ द वर्ल्ड को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया है. डिफरेंट स्टेजेस हैं. जब हम ट्रेड एंड इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये जो डेवलपमेंट है ये डिफरेंट स्टेजेस से पास हुआ. तो क्या क्या स्टेजेस रहीं और किस तरीके से बिजनेस डेवलप हुआ, तो हम इन स्टेजेस को पास्ट से प्रेजेंट की तरफ मूव करेंगे. द फर्स्ट वन वॉज द बार्टर सिस्टम. यानी कि जब स्टार्टिंग हुई थी ट्रेडिंग के रिलेशन में तो बार्टर सिस्टम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था. बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स. द सरप्लसेस वर एक्सचेंज्ड विद दोज गुड्स विच दे नीडेड. एट अ लेटर स्टेज सम प्लेसेस वर फिक्स्ड वेयर पीपल यूज्ड टू कम फॉर एक्सचेंजिंग देयर सरप्लस प्रोडक्ट्स विद अदर्स. There was a problem of bringing together persons who needed each other's goods. There was no common yardstick for measuring the value of goods to be exchanged. तो कुछ शॉर्ट में मैंने इसको यहाँ पर राइट डाउन किया है, थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इसको. बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये वो सिस्टम था जिसमें गुड्स को गुड्स से एक्सचेंज किया जाता था. यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन जिसके पास कुछ पर्टिकुलर गुड्स की सरप्लस है और एक दूसरा पर्सन जिसके पास दूसरे टाइप का गुड्स है और उसके पास उस गुड्स की सरप्लस है. पहले को दूसरे का गुड्स चाहिए, दूसरे को पहले का गुड्स चाहिए, तो दोनों ने क्या करा, जो सरप्लस क्वांटिटी इनके पास अवेलेबल थी उनको एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया और एक दूसरे की नीड को कंप्लीट कर लिया. तो हम इस टाइप के सिस्टम को, जहाँ गुड्स को गुड्स से एक्सचेंज किया जाता था, बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं. बाद में क्या हुआ था कि कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस को फिक्स कर लिया गया था जहाँ जितने भी पीपल थे जिनके पास सरप्लस में गुड्स की अवेलेबिलिटी होती थी वो इस पर्टिकुलर प्लेस पर अवेलेबल होते थे, कलेक्ट होते थे और अपने सरप्लस को एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करके डिफरेंट टाइप की नीड्स को कंप्लीट कर लेते थे. लेकिन जब इस बार्टर सिस्टम की बात करते हैं तो इसके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स थी. पहली प्रॉब्लम थी इसके अंदर कि हमें उन पर्टिकुलर पर्सन्स को एक साथ लाना होता था जिनको एक दूसरे के गुड्स की रिक्वायरमेंट हो. अगर मान लीजिए कि एक दूसरे के गुड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी को भी, तो ऐसे केस में दोनों के बीच में एक्सचेंज को पॉसिबल नहीं कर सकते थे, या एक्सचेंज पॉसिबल हो ही नहीं सकता था उन पर्टिकुलर पर्सन्स के बीच में जिनको एक दूसरे की प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी. तो हमें ऐसे पर्सन्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आना होता था जिनको एक दूसरे के गुड्स की रिक्वायरमेंट होती थी, जो बहुत डिफिकल्ट काम था. और इसके साथ साथ गुड्स की वैल्यू, यानी जिन गुड्स को हम एक्सचेंज कर रहे हैं उन गुड्स की वैल्यू को मेजर करने के लिए कोई भी यार्ड स्टिक नहीं बनाई गई थी. बार्टर सिस्टम के फेल होने के बाद सिविलाइजेशन का और डेवलपमेंट हुआ और सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के साथ साथ विलेज इकोनॉमी एग्जिस्टेंस में आई. इसके लिए विलेज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, पीपल स्टार्टेड सेटिंग एट पर्टिकुलर प्लेसेस एंड बिगेन टू सो seeds and rearing cattle on the land which they shared with the community. These tribes started producing the things which they required and it was a system of self sufficiency. यानी कि इन्होंने क्या करा, एक पर्टिकुलर प्लेस को सेलेक्ट कर लिया
और इस पर्टिकुलर प्लेस को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये सेट हो जाते थे। और यहाँ सेट होने के बाद इन्होंने क्या करा, डिफरेंट टाइप के जो फील्ड्स थी इन्होंने इसमें बीजों को बोना शुरू कर दिया, यानी कि खेती करनी शुरू कर दी। और इसके साथ साथ इन्होंने चौपाया प्राणी थे जो उनको पालना शुरू कर दिया, और इसको इन्होंने कम्युनिटी के साथ में शेयर किया, यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स कलेक्ट होता था एक प्लेस पर, और उनमें से हर पर्सन की अपनी ड्यूटी थी, कुछ ना कुछ काम रहते थे। कुछ खेती कर रहे थे, बीजों को बोते थे, कुछ है ना क्रॉपिंग करते थे, कुछ पशुओं को पालते थे। अलग अलग तरह के पशु थे, एनिमल्स थे, जिनको प्रॉपर्ली इनकी तरफ से पाला जाता था, और इनसे जो भी गुड्स मिलते थे उनको कम्युनिटी के बीच में शेयर किया जाता था। तो इनको ट्राइब्स का नाम दिया गया। जो कम्युनिटी थी, जो विलेज इकोनॉमी में ये कम्युनिटीज डेवलप हुई, इनको ट्राइब्स का नाम दिया गया। इन ट्राइब्स ने क्या करा, इन्होंने उन पर्टिकुलर गुड्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया धीरे धीरे, जिसकी रिक्वायरमेंट सभी को थी, और इसी वजह से इस सिस्टम को सेल्फ सफिशिएंसी सिस्टम का नाम दिया गया। There was a system of village economy and all the requirements of the village were met by the people themselves. Different families started specializing in producing different goods or taking up specific job. All these developments lead to a self-reliant village economy. यानी कि इसके साथ साथ फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमी और सिविलाइज होती चली गई, विलेज इकोनॉमी का सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया, जहाँ विलेज के अंदर जितने भी लोग थे हर किसी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए एफर्ट्स खुद से ही किए जाते थे इन पर्टिकुलर पर्सन्स के द्वारा। डिफरेंट टाइप की फैमिलीज थी यहाँ पर, और जो डिफरेंट फैमिलीज थी वो डिफरेंट टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस करने में इन्होंने स्पेशलाइजेशन लेना शुरू कर दिया था, और उन्होंने स्पेसिफिक जॉब को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज थी वो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स को परफॉर्म करती थी, और वो उसके अंदर स्पेशलाइज्ड हो चुकी थी। तो इन सारे डेवलपमेंट की वजह से एक सेल्फ रिलायंट विलेज इकोनॉमी का डेवलपमेंट होना शुरू हो चुका था एट दिस पर्टिकुलर स्टेज। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया, जिसको हम नाम देते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। अभी तक कोई एक कॉमन पैरामीटर नहीं था जिसके बेसिस पर जो गुड्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं उनकी वैल्यू को मेजर किया जा सके। तो इनकी वैल्यू को मेजर करने के लिए अब मनी को इंट्रोड्यूस किया गया, बिकॉज देयर वॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ सम कॉमन मीडियम फॉर एक्सचेंज। द कमोडिटीज लाइक स्टोन्स, सेल्स, कैटल्स, feather and so on were used to value the goods to be exchanged. Gradually, metals like iron, copper, bronze, silver and gold were taken as a medium of exchange. यानी कि शुरुआती तौर पर कुछ या एक ऐसे कॉमन मीडियम की जरूरत महसूस की गई जिसके बेसिस पर गुड्स को एक दूसरे से एक्सचेंज किया जा सके। तो इसके लिए पहले तो डिफरेंट टाइप के आइटम्स को इंक्लूड किया गया, जैसे कि स्टोन्स, सेल्स, कैटल्स, फैदर, इन सब का यूज़ किया गया था, जिसके बेसिस पर जो गुड्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं उनकी वैल्यू को प्रॉपर्ली डिटरमाइन किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला गया, इकोनॉमी और सिविलाइज होती चली गई, तो डिफरेंट टाइप के मेटल्स को इस चीज़ का यूज़ किया जाने लगा, मतलब एक्सचेंज के तौर पर मेटल्स का यूज़ किया जाने लगा, जैसे आयरन, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड। तो इनको एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज़ किया जाता था, जिसके बेसिस पर गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। इसके बाद कॉइन्स का नंबर आया, और इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए कॉइन्स का यूज किया गया। इट वाज और फाइनली पेपर करेंसी एग्जिस्टेंस में आई, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप की बिजनेस एक्टिविटीज का ऑल राउंड डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाया। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, जिसने क्या करा, एक क्रांतिकारी बदलाव लाया, और इस क्रांतिकारी बदलाव की वजह से बिजनेस एक्टिविटी का ऑल राउंड डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाया। नेक्स्ट कम टू द टाउन इकोनॉमी। विद द यूज ऑफ मनी फॉर एक्सचेंज पर्पस, द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड स्टार्टेड इंक्रीजिंग। There used to be weekly mandis or fairs where people from nearby villages would come to sell their surplus products and buy goods for their needs. The increased volume of trade encouraged more and more division of labor. A separate class of traders and artisans came into existence. यानी कि जब एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से मनी का यूज़ किया जाने लगा, तो इसकी वजह से जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड था वो लगातार इंक्रीज होना शुरू हो गया। यानी कि वॉल्यूम
ट्रेडिंग के रिलेशन में वॉल्यूम लगातार इंक्रीज होना शुरू हो चुका था और इसके साथ साथ टाउन इकोनॉमी को प्रॉपर्ली डेवलप किया गया था। टाउन ये वो पर्टिकुलर प्लेसेस होते थे जहाँ पर वीकली मंडीज या फेयर्स लगते थे, यानी कि सप्ताह में एक बार ये मंडीज ऑर्गेनाइज होती थी, ये फेयर्स ऑर्गेनाइज होते थे जहाँ पर आसपास के गाँव से डिफरेंट पर्सन्स कलेक्ट होते थे और ये अपने सरप्लस प्रोडक्ट्स को सेल करते थे और अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो गुड्स इन्हें ज़रूरत होते थे उनकी ये परचेजिंग करते थे। तो परचेजिंग और सेलिंग के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस फिक्स्ड हो गया था जहाँ से आसपास के जितने भी गांव थे हर जगह से पर्सन्स पार्टिसिपेट करते थे, जिसकी वजह से ये जो वॉल्यूम था ट्रेडिंग का वो इंक्रीज़ हुआ और इसके इंक्रीज़ होने की वजह से ज़्यादा लेबर का डिवीजन एनकरेज होना शुरू हो गया, यानी कि यहाँ से डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आया और इसके लिए एक सेपरेट क्लास ऑफ ट्रेडर्स और आर्टिसंस एग्जिस्टेंस में आने शुरू हो गए थे। ये पर्सन्स क्या करते थे, दीज पर्सन्स स्टार्टेड सेलिंग एट सेंट्रल प्लेसेस एंड एस्टेब्लिश्ड देयर बिजनेस प्रेमिसेस देयर। These places were known as towns and become trade centers for people living in villages। यानी कि इन पर्टिकुलर पर्सन्स ने क्या करा, इन्होंने एक सेंट्रल प्लेस को सेलेक्ट कर लिया और अपने जो बिजनेस प्रेमिसेस थे और जो अपने रहने के घर थे वो भी इन पर्टिकुलर प्लेसेस पर उन्होंने सेट कर लिए थे, उनको कंस्ट्रक्ट कर लिया था इन प्लेसेस पर और यहीं से अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को ये डेली बेसिस पर रन करने लगे। पहले वीकली बेसिस पर इसको फॉलो किया जाता था, अब ये डेली बेसिस पर इन एक्टिविटीज़ को रन करने लगे। तो इन पर्टिकुलर प्लेसेस को टाउन्स के नाम से जाना गया और गांव में रहने वाले लोगों के लिए ये ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल प्लेस बन चुके थे, जहां ये जो विलेजर्स थे आते थे और अपने गुड्स को सेल करते थे और जिस गुड्स की रिक्वायरमेंट होती थी उसको यहाँ से परचेज करते थे। तो इस तरीके से टाउन इकोनॉमी एग्जिस्टेंस में आई। नेक्स्ट कम टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। टाउन इकोनॉमी के साथ साथ अगला जो रिवॉल्यूशन आया था दैट वाज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन था जिसके बेसिस पर इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्री की फील्ड में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन आ चुका था और डेफिनेशन बिजनेस के रिलेशन में या ट्रेडिंग के रिलेशन में कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी। द वर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन is used to describe a series of changes in industrial field in England during the period between 1760 and 1850. A number of inventions took place in England and this changed the entire technique of production. जब हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है इंग्लैंड में 1760 से 1850 के बीच में इंडस्ट्रियल फील्ड में जितने भी चेंजेस हुए थे उनकी एक प्रॉपर सीरीज इनकर हुई थी और इस इंडस्ट्रियल फील्ड में चेंज की इस सीरीज को हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का नाम देते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बहुत सारे इन्वेंशंस हुए थे और इन इन्वेंशंस ने प्रोडक्शन की टेक्निक को एंटायरली चेंज कर दिया था। तो इंग्लैंड में हुए इन इन्वेंशंस की वजह से प्रोडक्शन की टेक्निक कंप्लीट वे में चेंज हो चुकी थी और उसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में एग्जिस्टेंस में आया। मशीनरीज का यूज़ किया जाना शुरू करा गया प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके साथ साथ डिवीजन ऑफ लेबर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे इनको इम्प्रूव किया गया। तो बहुत सारे और भी इन्वेंशंस हुए थे। पहले मशीनरीज के थ्रू वर्कआउट नहीं होता था, हैंड हाथों से गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता था, लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो यहाँ मशीनरीज को यूज़ किया जाने लगा प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ डिवीजन ऑफ लेबर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, जहाँ पर एक स्पेसिफिक वर्क को फॉलो करने के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन एक्सपर्टाइज हो जाता था और वो एक्सपर्ट वे में उस पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करता था। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये इंप्रूव हो चुके थे। नेक्स्ट कम टू द रिवॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था इससे पहले उसके बाद ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में लगातार रिवॉल्यूशंस होने शुरू हुए। द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स, ओपनिंग ऑफ सुएज कैनल, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, स्टीम शिप्स, एरोप्लेन एंड ऑटोमोबाइल रिवॉल्यूशनाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। The movement of goods from among different countries became easy and fast. The trade crossed national boundaries. सबसे बड़ी बात क्या थी, डिफरेंट टाइप के नए सी रूट्स को डिस्कवर किया गया, सुएज कैनल को ओपन कर दिया गया था, रेलवेज एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी, स्टीम शिप्स एग्जिस्टेंस में आ चुके थे, एरोप्लेन्स का इन्वेंशन हो चुका था, ऑटोमोबाइल
के रिलेशन में एक रिवॉल्यूशनाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा चुका था। और इन सारे इंट्रोडक्शन की वजह से, इन सारे इन्वेंशंस की वजह से गुड्स को डिफरेंट कंट्रीज में मूव कराना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका था और बहुत फास्ट भी हो चुका था। और इस ट्रेडिंग ने इस तरीके से नेशनल बाउंड्रीज को भी क्रॉस करना शुरू कर दिया। पहले नेशंस के बीच में ही ट्रेडिंग फॉलो की जाती थी, अब इन सारे डेवलपमेंट की वजह से नेशनल बाउंड्रीज को ट्रेड ने क्रॉस कर दिया था। द यूज ऑफ टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेडियो, टेलीविजन has helped in creating world market for goods. The latest addition of internet, intranet and e-commerce has changed the structure of trade and commerce. टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेडियो, टेलीविजन, इन सब के यूज के साथ में गुड्स के रेफरेंस में एक वर्ल्ड मार्केट को क्रिएट किया गया। इंटरनेट का लेटेस्ट एडिशन आया और ई कॉमर्स के इंट्रोडक्शन के साथ साथ ट्रेड एंड कॉमर्स की कंप्लीट पिक्चर चेंज हो चुकी थी। और ये जो ट्रेडिंग थी ये अब वर्ल्ड लेवल पर फॉलो हो चुकी थी, जिसको स्पीडली और इजी वे में फॉलो किया जा रहा था। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज एडवांसमेंट इन मॉडर्न बिजनेस। अ नंबर ऑफ एडवांसमेंट हैव occurred in commerce and industry in the last 50 years। अगर हम पिछले 50 साल की बात करेंगे प्रेजेंट सिनेरियो से, तो आज से 50 साल पहले के बीच में बहुत सारे एडवांसमेंट अकर हुए हैं, जिसकी वजह से कॉमर्स और इंडस्ट्री की पिक्चर कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। और इन चेंजेस की वजह से प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में रिवॉल्यूशनाइज्ड चेंजेस आए हैं। एक रिवॉल्यूशन आया है, एक नई क्रांति आई है और इसकी वजह से इनके काम करने के तरीके बिल्कुल ही बदल चुके हैं। क्या क्या हैं ये तरीके, क्या क्या ये चेंजेस इंट्रोड्यूस हो चुके हैं अब तक? इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, स्पेशलाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इन सब के इंट्रोडक्शन के साथ साथ क्या हुआ है, मतलब प्रोडक्शन के मेथड्स इंप्रूव हो चुके हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन पॉसिबल है। आज की डेट में आप लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इसके साथ साथ स्पेशलाइजेशन हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस और स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर आप स्पेशलाइज्ड वे में प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है और इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से डिफरेंट टाइप की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से आप मॉडर्न बिजनेस में एडवांस वे में प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इंटरनेशनल मार्केट लगातार एक्सपेंड हो रहा है, जिसका बेनिफिट डिफरेंट टाइप की बिजनेसेस को मिल रहा है और ये अपने आप को एडवांस वे में फॉलो कर रही हैं। तो इन सारे चेंजेस की वजह से कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कंप्लीट पिक्चर चेंज हो चुकी है और आज की डेट में बिजनेस मॉडर्न वे में फॉलो किया जा रहा है। एंड द लास्ट वन इज गिवन हियर, ग्रोथ ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। ग्रोथ ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस यानी कि लगातार पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस की ग्रोथ एंश्योर हो रही है, क्योंकि ये जो एडवांसमेंट्स हुए हैं मॉडर्न बिजनेस में, इनको इन पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस के द्वारा फॉलो किया जा रहा है और इनके द्वारा फॉलो किए जाने की वजह से ये अपने बिजनेस को सक्सेसफुल वे में आगे बढ़ा रही हैं और मार्केट में कंज्यूमर्स की जो भी लेटेस्ट नीड्स हैं, जो भी चेंजिंग ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग नीड्स अराइज हो रही है नई नई, उनको कंप्लीटली फॉलो भी किया जा रहा है, उनको फुलफिल भी किया जा रहा है। ओके, सो these all are the points which show that how there is a evolution of business, and from the past to the present it has come through a lots of changes, and in the present form it is providing the modern facilities to the market. Thank you.